हाल ही में भारत और चीन के रिश्तों की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से दोनों के दोनों देश एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। लेकिन जो अभी की रिसेंट न्यूज़ आई है उसके तहत ये चीज़ तो प्रूव हो गई है कि दोनों ने अपने डिफरेंसेस को कम किया है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डिफरेंसेस को कम करने का मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेके कुछ प्रोग्रेस हुई है और कुछ सहमतियाँ बनी हैं जो कि पहले नहीं थी। ये बॉर्डर विवाद है क्या, ये बार बार क्यों उठता है, और चीन का ये जो रवैया अभी हमने देखने को मिला हमें पिछले 4 साल में, क्या ये पैटर्न दोबारा होगा या नहीं होगा। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से कि चीन का बॉर्डर को लेके ये प्रकार का व्यवहार कब कब इमर्ज होता है और इसका कॉन्सिक्वेंस भारत को क्या देखना पड़ेगा आने वाले समय में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश उस समय भारत को छोड़ के चले गए। 1947 में चीन के अंदर एक सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर में 2 बड़े प्लेयर थे, एक प्लेयर नेशनलिस्ट थे, एक थे कम्युनिस्ट। नेशनलिस्ट जो थे उनको अमेरिका सपोर्ट करता था और जो कम्युनिस्ट थे उनको सोवियत यूनियन की बैकिंग थी। इवेंचुअली 1949 में ये सिविल वॉर ख़त्म हुई और जब ये सिविल वॉर ख़त्म हुई तो कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने नेशनलिस्ट को हरा दिया। नेशनलिस्ट का जो लीडर था चंग काई शेक, उसको हराने के बाद ये परिस्थिति पैदा हुई कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी ने अपनी सरकार 1949 में बनाई और चंग काई शेक और जो दूसरे नेशनलिस्ट जिनको अमेरिका समर्थन करता था उन लोगों को कम्युनिस्ट्स ने वहाँ से भगाकर जो फॉर्मोसा आइलैंड है, जिसको आज की डेट में हम ताइवान के नाम से जानते हैं, उनको वहाँ ले जाकर रख दिया। अब जाहिर सी बात है कि चीन जो है उस समय से एक बड़ी गंभीर परिस्थिति से गूंज रहा था और वो गंभीर परिस्थिति ये थी कि चीन को ये लगने लगा कि भाई मेरे सामने फॉर्मोसा आइलैंड है जो आज ताइवान है, वहाँ पर एक नेशनलिस्ट सरकार है जिसका चिंग काई शेक लीडर है। 1950 के दशक में चीन को ये लगने लगा कि अमेरिका चिंग काई शेक को आने वाले समय में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि शीत युद्ध जो था, कोल्ड वॉर, उसमें कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में ही ये लड़ाई थी। और यदि अगर चीन जो है उस समय कम्युनिस्ट था तो जाहिर सी बात है कि उसका कंपटीशन कैपिटलिस्ट से होगा। अमेरिका ने इस कैपिटलिस्ट को कंपटीशन को बढ़ाने के लिए सिर्फ ताइवान को उस समय सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसने कोरिया को, साथ में जापान को, इन तीनों को अपना एक एलाई बना लिया और एलाई बनाने के बाद चीन के आसपास एक रिंग फेंस क्रिएट कर दिया। अब एक चीज़ को समझिए, 1950 के दशक में भारत जो था उस समय चीन से एक अलग ही बात कर रहा था। भारत ने 1950 के दशक में बार बार चीन को ये बात बोली कि देखिए आपका और हमारा एक ऐसा संबंध है जो ऐतिहासिक है, जो कि फैक्ट भी है। दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन इन दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच में भारत ने 1950 के दशक में चीन को ये बात बोली कि हमारे बीच एक बॉर्डर है और ये बॉर्डर एग्जैक्टली ग्राउंड पे कहाँ है ये हम दोनों को नहीं पता। तो हमने उनको बार बार ये बात बोली चीन को कि आप आइए, बातचीत कीजिए और बातचीत कर कर एक बॉर्डर को डिफाइन करते हैं। अब सारी समस्या शुरू कहाँ से हुई? शुरू यहाँ से हुई कि जब चीन भारत के साथ इंगेज करने 1950 के दशक में बैठा तो भारत ने एक रवैया ये अपनाया कि उसने कहा कि भाई हम बॉर्डर को अगर देखेंगे तो हमारा देखने का नज़रिया वही होगा जिस नज़रिए से ब्रिटिश इस बॉर्डर को देख रहे थे। ब्रिटिश जो हमारे यहाँ पर 150 साल से राज कर रहे थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि अलग अलग लाइनें बनाकर, अलग अलग कमेटी कमीशंस बिठाकर अलग अलग प्रकार के बाउंड्रीज़ को बनाने की कोशिश की थी चीन के साथ। लेकिन दिक्कत क्या थी? क्या ब्रिटिश उस समय जो अलग अलग लाइनों का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें जॉनसन लाइन थी, जिसमें अर्दग लाइन थी, जिसमें मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन थी, क्या इन लाइनों के तहत ब्रिटिश एक्चुअली में भारत और चीन का एक बॉर्डर बनाना चाहते थे? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रिटिश ने जब भी बॉर्डर को बनाने की कोशिश करी, जिसमें सबसे पहली बार उन्होंने मुहिम 1865 में जॉनसन लाइन के तहत करवाई, उन्होंने हमेशा केवल एक ही उद्देश्य दिमाग में रखा कि चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम उस समय रशिया को भारत से दूर रख पाएं। क्योंकि जब ब्रिटिश भारत में उस समय था तो ब्रिटिश को खतरा केवल ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस जो है वो नीचे उतरता हुआ आ जाए और कश्मीर के थ्रू और चीन के आसपास के इलाकों के थ्रू वो भारत में घुस के ब्रिटिश को एक चैलेंज दे। तो ब्रिटिश ने जितनी बार भी कोशिश करी चीन के साथ एक सीमा को बनाने की, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत और चीन के बीच की एक बाउंड्री बने, बल्कि उनका उद्देश्य ये था कि बाउंड्री इस प्रकार से बने कि जिससे हम रूस को बेसिकली भारत में किसी प्रकार के इंटरफेरेंस को करने में नाकाम रखें।
अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि 1950 के दशक में जब हमने चीन को बिठाया और चीन से बातचीत करनी शुरू करी, तो हमने चीन को कहा कि भाई देखिए, हमारे पास 1865 की जॉनसन लाइन है, उसके बाद 1896 की अर्दग लाइन है, 1899 की मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन है। हमने ये 3 लाइनें पकड़ी और फिर 1913 का शिमला कन्वेंशन। तो हमने चीन को ये बोला कि देखिए, ये 4 हमारे पास पैरामीटर्स हैं जो ब्रिटिश ने प्रयोग किए थे, इनके बेसिस पे बैठकर अब हम सीमा के मसले को हल करेंगे। उस समय चीन जो है, सबसे पहले उसने भारत को ये बात बोली कि देखिए भारत, ये जो ब्रिटिशर्स ने लाइन बनाने की कोशिश की थी, हम इन लाइनों को नहीं मानते, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके एरियाज़ में, जो खास करके आपके और मेरे बीच की जो सीमा है, उस इलाके में एक फ्रेश सर्वे किया जाए। इस फ्रेश सर्वे करने के बाद एक चीज़ तय हो जाएगी कि हम दोनों एक स्पष्ट तरीके से बाउंड्री को डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन उस समय भारत के अंदर एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्वगुरु, अपने आप को घूमने वाला व्यक्ति, जो भारत का प्रधानमंत्री नेहरू था, उसको ये लगा कि नहीं, वो बातचीत से कोई भी मसले को विश्व के हल कर सकता है। उसको ये भी था कि भाई, जो मैं बोलूँगा चीन तो वो मानेगा, क्योंकि हम तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्वगुरु हैं, तो चीन कैसे हमारी बात नहीं मानेगा। तो भारत उस समय इस चीज़ को लेके अड़ गया। अब समस्या क्या थी कि 1950 के दशक में चीन को एक बहुत बड़ा खतरा था। खतरा क्या था? ध्यान से समझिए। चीन को ये लग रहा था कि भाई, मैं एक कम्युनिस्ट देश हूँ और मेरे ईस्टर्न साइड पे यानी कि उस इलाके में जहाँ पर पैसिफिक ओशन वाला इलाका है, उस जगह पर बेसिकली अमेरिका ने अपने संधि क्रिएट कर रखे हैं। वहाँ पर ताइवान से लेके, कोरिया से लेके, जापान से लेके, इन लोगों को खड़ा करके वो मेरे पे बहुत गहरी नज़र रख रहा है और हो सकता है कि मुझे यहाँ से अटैक करे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 1950 के दशक में चीन को ये लगता था कि ईस्टर्न पेरिफेरी में, उस इलाके में एक फ्रंट खोल रखा है अमेरिका ने। दूसरा, उस समय चीन को दूसरी समस्या ये हुई कि पहले उसको भारत का ये रवैया बड़ा अजीब लगा। जब भारत को उसने ये बात बोली कि भाई, हम आपके साथ बॉर्डर पे एक फ्रेश सर्वे करना चाहते हैं, और भारत ने इस चीज़ को लेके मना कर दिया, तो चीन को लगा कि ये भारत जो है, ये मेरे लिए एक अननेसेसरी अड़चन बन रहा है। अब ये चीन का रवैया और कैसे चेंज हुआ भारत को लेके? 1950 के दशक में 2 चीज़ें और हुई। पहली चीज़ ये थी कि 1950 के दशक में चीन की तरफ से एक गलती ये हुई कि जो भारत और चीन के बीच में एक आज़ाद देश तिब्बत हुआ करता था, चीन ने उस आज़ाद देश को इल्लीगली ऑक्यूपाई करा, और ऑक्यूपाई करके जो है उसको अपने ही चीन का एक साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया। अब जब ये चीज़ हुई तो भारत ने उस समय तिब्बत के इस इल्लीगल ऑक्यूपेशन को सही नहीं ठहराया। अब जब हमने इस चीज़ को सही नहीं ठहराया तो चीन को उस समय ये लगने लगा कि भारत यदि ये बात बोल रहा है कि वो तिब्बत के हमारे कंट्रोल से कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि भारत जो है तिब्बत में किसी प्रकार की कोई गतिविधि को अंजाम देगा। चीन के मन में एक भ्रम ये पैदा हो गया कि कहीं भारत जो है वो तिब्बत कार्ड का प्रयोग करके तिब्बत में यदि किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने लगा तो मेरे लिए तो समस्या इधर वेस्टर्न साइड पे भी हो जाएगी। ईस्टर्न साइड पे तो मैं ऑलरेडी जूझ रहा हूँ, तो वहाँ पर ताइवान है, जापान है, वहाँ पे कोरिया है, और वेस्टर्न साइड पे यदि तिब्बत एक फ्रंट खुल गया तो चीन के मन में 1950 के दशक में एक ये पॉइंट आया कि मेरे लिए तो ये 2 फ्रंट प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सोच के देखिए इसके बारे में। अब हुआ क्या? भारत ने उस समय 1950 के दशक में एक काम और किया, और ये काम जो है इसने बेसिकली भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते थे उनको परमानेंटली जो है उसके एक फेट को डिसाइड कर दिया। 1950 के दशक में नेहरू ने उस समय भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो को अमेरिका की CIA के साथ एंगेज करने को बोला, और CIA के साथ एंगेज करने के बाद एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि इस केस में CIA ने भारत का पूरा प्रयोग करते हुए, भारत की टेरिटरी का पूरा प्रयोग करते हुए तिब्बत में इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी। और तिब्बत में इंस्टेबिलिटी इस तरीके की पैदा हुई कि 1957 से लेके 1958 तक अगर आप उस एरिया को पूरा देखें तो 1957, 1958, 1959 ये 3 साल जो हैं भारत और चीन के इतिहास के बड़े महत्वपूर्ण साल हैं, क्योंकि इन 3 सालों में सबसे पहले तो ये हुआ कि हमने जब CIA को अलाउ किया कि भारत की टेरिटरी का आप प्रयोग करके तिब्बत में कोई भी गतिविधि कीजिए, तो वो गतिविधि उन्होंने इस प्रकार की करी कि तिब्बत से उन्होंने दलाई लामा को उठाकर इवेंचुअली भारत ले आए,
और दूसरा ये हुआ कि तिब्बत के लोगों के मन में एक ऐसी नफरत की राजनीति पैदा कर दी कि उन्होंने चीन को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। 1960 तक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि चीन को अब ये चीज़ समझ आ गई कि पहली बात, भारत एक तिब्बत कार्ड खेलना चाहता है। भारत तिब्बत कार्ड इसलिए खेलना चाहता है क्योंकि वो फ्रेश सर्वे बॉर्डर पे करना नहीं चाहता और मेरे पे ब्रिटिश की द्वारा बनाई गई लाइनों को इम्पोज करना चाहता है। और चीन के मन में ये भी बैठ गया कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। भारत जो उस समय एक ढोंग रच रहा था कि हम नॉन अलाइंड है, वो सब ढोंग था। और चीन के मन में ये बात बैठ गई कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ मिले हैं और जो भारत है वो बेसिकली वेस्टर्न साइड पे तिब्बत की ओर मेरे लिए एक और सेकंड फ्रंट खोलना चाहता है। तो एक चीज़ को समझिए कि चीन के मन में 1960 में एक चीज़ तय हो गई थी कि वो एक टू फ्रंट थ्रेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन उसको ये बात पता थी कि भाई ये जो टू फ्रंट थ्रेट है इसमें से मेरे को कुछ ना कुछ करके कुछ तो मिटिगेट करना होगा। 1961 में चीन ने अमेरिका से इनडायरेक्टली बातें करी और ये सारी बातचीत हुई चीन और अमेरिका के बीच में पोलैंड में। पोलैंड उस समय जो है सोवियत यूनियन का हिस्सा था। सोवियत यूनियन और चीन एक दूसरे के एलाइज थे। उस समय चीन का जो राजदूत पोलैंड में था और अमेरिका का जो राजदूत पोलैंड में था, उन दोनों के बीच की सीक्रेट कम्युनिकेशंस हुई। आज अगर आप शीत युद्ध की कोई भी एक अच्छी क्वालिटी की किताब पढ़ेंगे तो ये सारी कम्युनिकेशंस आपको वहाँ देखने को भी मिलेंगी। उन कम्युनिकेशंस में क्या हुआ, चीन के जो पोलैंड का राजदूत था और अमेरिका का जो पोलैंड में राजदूत था, उन दोनों के बीच चर्चा ये हुई कि चीन ने अमेरिका से अपफ्रंट एक सवाल पूछा कि भाई क्या आप ताइवान और क्या आप जापान और कोरिया का प्रयोग करके मेरे को ईस्टर्न साइड से अटैक करना चाहते हो। अमेरिका ने उस समय इस चीज़ का जवाब ये दिया कि हम आपको अटैक नहीं करना चाहते। और ये बड़ा एक महत्वपूर्ण जवाब था क्योंकि अमेरिका ने उस समय चीन को ये समझाया कि हमने आपके आसपास सैटेलाइट स्टेट्स क्रिएट किए हैं, हम आप पे नज़र रखना चाहते हैं, लेकिन हम आपको अटैक नहीं करना चाहते। हम आपको अटैक इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमारा इस समय सबसे बड़ा अगर कोई थ्रेट है तो वो है सोवियत संघ। हमें सोवियत संघ को टैकल करना है और सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस को टैकल करना है जो यूरोप में है। हमें आपके ऊपर अटैक नहीं करना। अब ये बातचीत जो पोलैंड में हुई ये बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब चीन को 1961 में ये भरोसा मिला कि भाई मेरे ईस्टर्न फ्रंट से मुझे कोई अटैक नहीं होगा, तो 1960 में जो चीन के मन में एक टू फ्रंट थिएटर का एक प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें से एक फ्रंट तो ख़त्म हो गया। और जो ये फ्रंट ख़त्म हुआ ईस्टर्न फ्रंट वाला, उसमें एक चीज़ तो तय हो गई कि चीन को अब ये समझ आ गया कि अब मैं अपनी सारी अटेंशन जो है भारत और भारत की इन गतिविधियों को जो तिब्बत में वो कर रहा है उस पर लगाता हूँ। 1962 में चीन ने बहुत ही एक मौका परस्त चीज़ को करते हुए ये चीज़ देखी कि 1962 में नवंबर के महीने में जब रूस और अमेरिका के बीच एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था, और जब रूस और अमेरिका एक दूसरे के साथ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे, उस समय का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने भारत को एक सबक सिखाया और भारत के साथ 1962 में एक झड़प करी। आप 1962 की जो चीन और भारत के बीच एक मिलिट्री लेवल की झड़प हुई, इस झड़प के टाइमिंग को ऑब्जर्व कीजिए कि ये हुई उस टाइमिंग पे जब चीन ने ये देखा कि ना तो अमेरिका और ना उस समय सोवियत संघ इस पर्टिकुलर केस में इंटरवीन कर पाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस को लेके जो उस समय एक और विश्व तौर पर एक ग्लोबल इवेंट चल रहा था उसको टैकल करने में व्यस्त थे। और उस चीज़ का टाइमिंग का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भारत के साथ ये काम किया और भारत को एक ऐसा सबक सिखाया उस समय 1962 में ये कहते हुए कि भाई आपने जो गतिविधियां तिब्बत में की थी हमें सब समझ आ गई हैं। आप जो तिब्बत कार्ड खेलना चाह रहे थे उसका खमियाजा अब आपके सामने है। भारत को एक सरप्राइज एलिमेंट देने से चीन को ये चीज़ समझ आ गई कि भारत की, क्योंकि उस समय सेना तैयार नहीं थी, भारत उस तरीके से रेडी नहीं था रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो इस चीज़ का एक साइकोलॉजिकल गेन चाइना को हुआ। और वो भारत इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि नॉट कि ऐसा नहीं है कि हमारी कोई मिलिट्री में दम नहीं था या हमारी मिलिट्री ये चीज़ कर नहीं सकती थी, लेकिन हमारी जो राजनीति थी उस समय वो ये थी कि राजनीति के तहत हमने
अपनी मिलिट्री को ये बात कह दी थी कि आपको बेसिकली चीन के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप मिलिट्री में हैं, आप चुपचाप जो है रोज़ सुबह उठ के परेड कीजिए और उसके बाद अपने घरों में जाकर बैरिक्स में जाकर सो जाइए। क्योंकि उस समय नेहरू को ये लगता था कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम तो भाई एक प्रकार के विश्व गुरु हैं, तो हम ही सारे मसलों को विश्व के हल कर लेंगे, और इसका खमियाजा भारत को भुगतना पड़ा। लेकिन इसके बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि भारत की आर्मी के पास कैपेबिलिटी तो 1947 से थी, जब हमने एक नीच किस्म के पाकिस्तान को उसको एक जवाब दिया था 1947-48 की जंग में। तो ये कहना कि 1962 में भारत की सेना के पास कैपेबिलिटी नहीं थी, ये गलत होगा। 1962 में भारत की सेना को काम करने की लिबर्टी नहीं दी गई हमारी पॉलिटिक्स की तरफ से, हमारे पॉलिटिकल क्लास की तरफ से, जिसकी वजह से ये झड़प भारत को देखनी पड़ी। लेकिन चाइना ने उस समय जो है टाइमिंग का फ़ायदा उठाया। उस समय उसने ये चीज़ भी इंश्योर करी कि हम भारत को एक मैसेज भी दे पाएँ जो वो देना चाहते थे। अब इसका खमियाजा क्या हुआ? खमियाजा ये हुआ कि 1962 के बाद जो भारत की राजनीति थी उस समय, उन राजनीतिक लेवल पर एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि हमारे राजनेताओं ने ये निर्णय ले लिया कि भाई हम चीन को किसी भी प्रकार से अब अपसेट नहीं करेंगे। अब अपसेट नहीं करेंगे के दो मतलब थे। भारत की राजनीतिक वर्गों ने उस समय ये चीज़ बोली कि पहली बात तो भाई हम किसी भी प्रकार से चीन के सामने बॉर्डर के मसले को लेके बात ही नहीं करेंगे, तो बॉर्डर एकदम बैकफुट पे हो गया। और दूसरा हमने ये भी कहा कि भाई हम किसी प्रकार की मिलिट्री को भी डिप्लॉय नहीं करेंगे बॉर्डर के आसपास के इलाकों में, और ये अगर हम नहीं करेंगे तो कम से कम इससे ये होगा कि चीन हमको देख के अपसेट नहीं होगा। तो भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय नहीं करी लगभग 24 साल। अगर आप आज की डेट में हमारे भारत के जो वॉर वेटरन्स हैं और पुराने डिफेंस के अधिकारी हैं, अगर आप उनकी जो चीन को लेके किताबें हैं अगर उनको पढ़ते हैं, तो उनमें ये बात कई जगह पर उन्होंने लिखी है कि 1962 के बाद लगभग 24 साल तक भारत आर्मी को भी डिप्लॉय करने से डरता था वहाँ पर। और वो डरता इस कारण से था कि उनको सिर्फ ये लगता था कि भाई कहीं चीन और अपसेट ना हो जाए। उसको ये नहीं पता था कि भारत की सेना एक मुंह तोड़ जवाब जब जरूरत पड़ेगी वो दे सकती है। क्योंकि 1967 में नथुल्ला के पास जब एक बार भारत की और चीन की झड़प हुई, तो उस समय हमने चीन के कम से कम 200 से ज़्यादा उस समय सैनिक मार दिए थे और चीन को ये मैसेज दे दिया था। और भारत की जो सेना थी 1967 में जब उसने ये नथुल्ला में किया, तो उस समय ये मैसेज भी दे दिया कि देखिए अगर हमें लिबर्टी 1962 में मिली होती तो आज हमें वो दिन ना देखना पड़ता। ये तो पॉलिटिकल क्लास की बेवकूफ़ी और मूर्खता थी जो अपने आप को ये समझती थी उस समय कि भाई हर मसले का हल सिर्फ वो 2-3 लोगों के पास ही है जो उस समय पूरे देश को संभाल रहे थे। तो सेना ने 1967 में इस झड़प के थ्रू ये चीज़ तो चीन को क्लियर कर दी थी। लेकिन 1970 का दशक बड़ा महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि 1970 के दशक में चीन के और अमेरिका के संबंध एक दूसरे से इम्प्रूव होने चालू हुए, और जैसे जैसे चीन और अमेरिका के संबंध 1970 के दशक में इम्प्रूव हुए, उस समय ये तो क्लियर कट प्रूव हो गया कि जो ताइवान और साथ में कोरिया और साथ में जो जापान वाला इलाका था जिसको अमेरिका प्रयोग करके चीन को टारगेट कर सकता था, वो बेसिकली ग्रेजुअली न्यूट्रलाइज हुआ। चीन ने अपने अमेरिका के साथ संबंध 2 कारणों से बदले। पहला कारण ये था कि वो बेसिकली ईस्टर्न फ्रंट पे जो थ्रेट था उसको मिटिगेट करना चाहता था, तो वो जो एक फ्रंट था उसको उसने न्यूट्रलाइज किया। और दूसरा वो बेसिकली कैपिटलिज्म को अपनाना चाहता था और पूंजीवाद को अपनाकर बेसिकली वो अपनी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता था। 1980 के दशक में इसका खमियाजा भारत के ऊपर भी आया कि जब चीन ने अपनी इकोनॉमी के लेवल पर, अर्थव्यवस्था के लेवल पर उस समय ये इंश्योर किया कि वो अब एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनेगी और कैपिटलिज्म के बेसिस पे इंगेज करेगी। उसने ये देखा कि भारत तो अभी भी एक तरीके से मुंह सुजा के बैठा है, तो उस समय भारत को एक फीलर दिया कि आप बॉर्डर के मसले को छोड़िए और आके व्यापार की बात कीजिए। 1980 के दशक में राजीव गांधी की सरकार के दौरान व्यापार को एक बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था, और दोनों अगर इस नज़रिए से देखने शुरू कर बैठे थे कि भाई चीन भी भारत को उस समय व्यापार के नज़रिए से देख रहा था, भारत अपनी जो कूटनीति है उसको भी व्यापार के नज़रिए से देख रहा था, तो एक सिंक्रोनाइजेशन बैठा। और ये सिंक्रोनाइजेशन इस प्रकार से मटीरियलाइज किया कि 1980 के दशक की जो बात है वो ये हुई कि फाइनली दोनों देशों ने बॉर्डर को बोला कि इसको बैक बर्नर पे रखते हैं, इसको बाद में कभी सोचेंगे, अभी हम अर्थव्यवस्था के लेवल पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। जैसे जैसे 1980 के दशक में संबंध बनने चालू हुए, 1990 के दशक में 2 बड़े महत्वपूर्ण अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में साइन किए गए। उसमें से पहला अग्रीमेंट था 1993 में।
1993 में जो भारत और चीन के बीच का जो एक अग्रीमेंट साइन किया गया, उस अग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने एक ये पॉइंट पे कंसेंसस बनाया कि क्योंकि हम दोनों के बीच का जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वो अभी तक क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उसको हमने क्लियरली बेसिकली बॉर्डर को एक मैप पे मार्क नहीं किया है। हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां दोनों की बॉर्डर जहाँ जहाँ पर उनके परसेप्शन से वो वहाँ तक जाके पेट्रोल करती हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 1993 के अग्रीमेंट में दोनों देशों ने ये लिखा कि यदि दोनों देशों की ट्रूप्स जो हैं, सेना जो है, अगर वो बॉर्डर को पेट्रोल करती हैं तो ये इंश्योर करेंगी कि वो एक दूसरे के साथ कभी भी झड़प नहीं करेंगी। तो 1993 के इस अग्रीमेंट में ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया कि भारत जहाँ पर उसको लगता है कि उसके हिसाब से बाउंड्री है वो वहाँ तक जाके पेट्रोलिंग करे, चीन जो उसको लगता है कि जहाँ तक उसके हिसाब से उसका बॉर्डर है वो वहाँ तक जाके पेट्रोलिंग करे। और यदि एक ऐसी परिस्थिति अगर कभी पैदा हो जाए कि दोनों देशों की पेट्रोलिंग पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, जिसको मिलिट्री लैंग्वेज में हम एक फेस ऑफ कहते हैं, तो उस फेस ऑफ के दौरान वो दोनों कभी झड़प नहीं करेंगे। यानी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे बॉर्डर पे कि तुम हमारे परसेप्चुअल एरिया में क्यों आए, और वो नहीं बोलेंगे कि तुम हमारे परसेप्चुअल एरिया में क्यों आए। दोनों अगर फेस ऑफ के पोजीशन पे आते हैं तो दोनों बैकआउट करेंगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 1996 में एक और अग्रीमेंट साइन हुआ भारत और चीन के बीच में बॉर्डर को लेके। और भारत और चीन के बीच में 1996 में जो बॉर्डर अग्रीमेंट साइन हुआ, उसके तहत भारत और चीन ने एक निर्णय ये लिया कि बॉर्डर को हम लोग इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि दोनों हम वहाँ पर किसी भी तरीके से बहुत भारी सेना का डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। और जो टर्म लिखा गया, क्योंकि 1996 के अग्रीमेंट के अंदर 12 आर्टिकल्स थे, इन 12 आर्टिकल्स में जो पॉइंट लिखा गया वो ये था कि भारत और चीन ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी प्रकार की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगी। कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि भाई हम अपनी मिलिट्री को भारी मात्रा में डिप्लॉय नहीं करेंगे क्योंकि बाउंड्री क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है, और चीन भी अपनी तरफ से भारी मात्रा में कभी भी ट्रूप्स को वहाँ पर अपनी सेना को डिप्लॉय नहीं करेगा क्योंकि बाउंड्री क्लियरली डिफाइंड नहीं है। 1990 के दशक में जब बॉर्डर लेवल पर ये दो अग्रीमेंट चल रहे थे, बैकएंड पर दोनों देशों का व्यापार काफ़ी इंप्रूव हो रहा था। और व्यापार भी कुछ ऐसा था कि भारत उस समय चीन को एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा था। चीन भी भारत को एक मार्केट देख रहा था जहाँ पर वो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को भारत में बेच पाए, सप्लाई कर पाए। इस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध चल रहे थे। 2000 का दशक और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 2000 के दशक में जब तक अमेरिका जो है उस समय इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि अब वो विश्व का एक सुपर पावर रह चुका है, विश्व पावर बन चुका है, क्योंकि सोवियत संघ टूट चुका था, रशियन फेडरेशन उस समय केवल अपने घुटनों से उठ ही रहा था। उसने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी शुरू करी 2000 के दशक में कि उसका जो अब असली कॉम्पिटिटर है वो सोवियत संघ तो है नहीं क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया 1990 के दशक में, वो रशियन फेडरेशन तो है नहीं क्योंकि उसको उठने में अभी समय लगेगा। 2000 के दशक में अमेरिका के मन में ये चीज़ क्लियर हो गई कि यदि मेरे सामने अगर आज की डेट में कोई कॉम्पिटिटर है जो मुझे टक्कर दे सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वो तो चीन है। इस देश ने तो मेरे साथ एंगेज करके मेरी कैपिटलिज्म को अपना के अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया कि आज की डेट में उन सारे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एंगेज कर रही है चीन, जिनके साथ पहले मैं एंगेज किया करता था। इस कॉन्टेक्स्ट में 2000 का दशक इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अमेरिका का चीन को लेके जो मानसिक तौर पर व्यवहार है वो बदलने शुरू होता है। अमेरिका अब चीन को एक सस्पिशन के नज़रिए से देखना शुरू करता है। अमेरिका को ये समझ आ जाता है कि चीन जो है क्योंकि मेरे लिए एक कॉम्पिटिटर है तो मुझे ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि चीन के आसपास के जो देश हैं उन देशों की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि मैं चीन को अगर कंटेन करना चाहूँ और काउंटर करना चाहूँ लॉन्ग रन में तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। इसी रीज़न से आप देखिए कि 2000 के दशक में 2005 में सबसे पहले अमेरिका ने भारत को एक न्यूक्लियर डील दी। 2007-8 में उसने भारत को उस समय न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एक वेवर दिलवाते हुए भारत के न्यूक्लियर ट्रेड को ग्लोबल लेवल पर उजागर किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चीन का रवैया ये चीज़ को देख के फिर से बदल गया। पहली चीज़, चीन को 2000 के दशक में अब ये समझ आने लगा कि अमेरिका भारत को फिर से प्रयोग कर रहा है और भारत को फिर से वो रेडी कर रहा है एक फ्रंट बना के जिसके तहत वो मुझे काउंटर करना चाहता है।
और उसने ये चीज़ देखी कि अमेरिका ऑलरेडी ताइवान, कोरिया और जापान के साथ तो इंगेज कर ही रहा है, क्योंकि वो तो उसके पुराने एलाई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि एक लंबा सा एक आर्क बना दे, और जिस आर्क में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से होते हुए कोरिया से लेकर, जापान से लेकर आने वाले समय में भारत, ये सारे ऐसे स्टेट्स बन जाएं जो चीन को कंप्लीटली हर तरफ से घेर लें। और चीन का ये जो डर था, ये इफ़ेक्टिवली उसका डर प्रूव हुआ 2010 में, क्योंकि 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उस समय ओबामा ने, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, और उस इनिशिएटिव का नाम था ARI। ARI मतलब एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव। इस एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव को पिवट टू एशिया भी बोला गया। पिवट टू एशिया या एशियन रीबैलेंसिंग इनिशिएटिव के तहत उस समय अमेरिका जो है, एक रणनीति के तहत इस पॉइंट पे उतर आया कि मुझे हर हालात में इन सारे देशों की, इंक्लूडिंग भारत, इनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। और चीन के मन में उस समय फिर से ये चीज़ उठने लग गई कि एक ईस्टर्न साइड पे मेरे पास है जापान, कोरिया और ताइवान, और वेस्टर्न साइड पे अब ये हो गया पूरा का पूरा भारत, क्योंकि तिब्बत वाला इशू खत्म हो गया, अब है भारत। तो चीन के मन में 2010 से फिर से ये चीज़ शुरू हो गई कि भाई आप टू फ्रंट सिनेरियो एक और बार देखना चाह रहे हैं। आप इस पॉइंट पे गौर कीजिए। चीन तब डरता है जब जब उसके मन में टू फ्रंट वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है। 2010 के दशक के बाद अगर 2010 से 2020 का दशक हम देखें, तो ये जो 2010 से 2020 का दशक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अब चीन और इस नज़रिए से भारत को और अमेरिका को देख रहा था, तो 2010-11 से अमेरिका ने भारत को दो चीज़ें बोलनी शुरू करी। अमेरिका ने भारत को बोला कि भाई ये तुमने बॉर्डर लेवल पर किया क्या है। हमने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो अमेरिका ने बोला कि भाई बॉर्डर लेवल पर 1962 के बाद आपने किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। उधर अगर आप चीन की तरफ को देखें तो उन्होंने हमें सैटेलाइट इमेजेस दिखाई और बताया कि देखिए चीन ने एडवांस्ड सड़कें बना रखी हैं, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स बना रखे हैं, एयर स्ट्रिप्स बना रखी हैं, हवाई पट्टी डाल रखी है। चीन, हमारे को अमेरिका ने समझाया 2010-11 में कि भाई अगर कल को आपकी दोबारा चीन के साथ बॉर्डर को लेके अगर कोई झड़प हुई, तो चीन उस समय इतना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड पे क्रिएट कर चुका है 1962 से लेके अब तक, कि उसको वहाँ पर 3 से 4 लाख सैनिक को लाकर डिप्लॉय करने में 5 से 6 दिन लगेंगे। और 3 से 4 लाख सैनिक आप अपनी तरफ से तो डिप्लॉय कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास ना हवाई पट्टी है वहाँ पर, ना आपके पास कोई सड़कें हैं, ना आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक हाईवेज हैं। आपने तो पूरे के पूरे बॉर्डर को एक्सपोज करके मतलब खाली छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? तो 2011 में हमारी उस समय की लोकप्रिय सरकार ने ये बात बोली कि हम तो इसलिए ये काम कर रहे थे क्योंकि हमें चीन को अपसेट नहीं करना, क्योंकि हम चीन को एक बार 1962 से पहले अपसेट कर चुके हैं, तो उस कारण से हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। अमेरिका ने अपना माथा पकड़ा और बोला कि भैया प्रायोरिटी लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चालू कीजिए। आप इस चीज़ में कितने बड़े लॉस पर हैं आपको खुद नहीं समझ आ रहा है। लेकिन उस समय 2012-13 का समय आप जानते ही हैं देश के इतिहास में क्या था, तो किसी भी प्रकार के कोई निर्णय इस लेवल के लिए नहीं गए। और 2014 से फिर जब सरकार बदली, तो सरकार ने सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल पर बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करना शुरू किया। अब आप एक चीज़ को देखिए, 2014 से लेकर 2020 तक 6 साल के अंदर अंदर जितनी बार भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बॉर्डर के आसपास चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया, उन हर टाइम पे चीन को ये डर लगने लगा कि भारत मेरे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक पैरिटी प्राप्त कर रहा है। पैरिटी मतलब बराबरी प्राप्त कर रहा है। उस समय चीन को ये लगने लगा कि ये पैरिटी, ये जो भारत प्राप्त कर रहा है, ये जो बराबरी मेरे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे करना चाह रहा है, ये खुद नहीं कर रहा है, ये अमेरिका करवा रहा है, जो कि सच भी था। और सबसे बड़ी बात कि चीन को ये लगने लगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग कल को अगर मान लीजिए अमेरिका के बीच और मेरे बीच संबंध खराब होते हैं, तो चीन को लगा कि ये ना हो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग भारत फिर से जो है अमेरिका को उस समय करने दे, कि जिससे कि अमेरिका के ट्रूप्स
अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो भारत के अंदर घुस के चीन को काउंटर करे। तो चीन के मन में भारत फिर से वो एक वैसा विलन किस्म का देश बनने लग गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट इसलिए कर रहा है कि वो अमेरिका को इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की सुविधा दे, जिससे कि अमेरिका कल को, मान लीजिए अगर फ्यूचर में ऐसी झड़प होती है अमेरिका और चीन के बीच में, तो भारत की टेरिटरी का प्रयोग करके और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके अमेरिका एक फ्रंट यहाँ पर खोल सकता है। ये समस्या और ये जो सस्पिशन चीन के मन में था, ये और गहरा तब हुआ जब 2014 से लेके 2020 तक भारत ने और अमेरिका ने मिलकर एक फंक्शनल मिलिट्री रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी। इस फंक्शनल मिलिट्री रिलेशनशिप के तहत भारत ने एक लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट अमेरिका से साइन किया। इस लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, जिसको लिमोआ भी कहते हैं, जो अमेरिका के साथ हमने साइन किया, इस अग्रीमेंट का सिग्निफिकेंस ये था कि भारत ने अपनी जो नेवी की फैसिलिटीज़ हैं और नेवी के जितने भी पोर्ट्स हैं, उन सारे पोर्ट्स में अमेरिका को अपनी शिप्स को यहाँ पर ला के रुकने का, रीफ्यूल करने का और इन शिप्स को भारत की शिप्स के साथ खड़ा करने की परमिशन दे दी। चीन के मन में ये बात अब स्पष्ट हो गई कि भाई भारत जो है अगर अपने नेवी के पोर्ट्स का प्रयोग अमेरिका को करने दे रहा है तो लॉन्ग रन का खेल क्या है। ये प्रॉब्लम और तब बढ़ी जब उसी फंक्शनल मिलिट्री रिलेशनशिप के तहत भारत ने 2 और अग्रीमेंट साइन करे, जिसमें एक था स्पेशियल टेक्नोलॉजी को लेके और एक था कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को लेके। अब ये दोनों अग्रीमेंट महत्वपूर्ण क्यों हैं, इसको भी देखिए। भारत ने जब अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के अग्रीमेंट को साइन किया, उस अग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने भारत को 2 चीज़ें बोली। अमेरिका ने कहा कि भारत, आपको डिफेंस लेवल पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है, इसमें कम्युनिकेशन होती है। ये जो कम्युनिकेशन है, जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हम आपको तभी देंगे जब उसके सिक्योर्ड सर्वर्स होंगे, और वो सिक्योर्ड सर्वर्स तभी होंगे जब आप हमारे सर्वर्स का प्रयोग करोगे। तो उस कारण से भारत और अमेरिका ने एक कोमकासा अग्रीमेंट साइन किया, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी अग्रीमेंट। और इस कम्युनिकेशन सिक्योरिटी अग्रीमेंट के तहत अमेरिका ने भारत को उस समय एडवांस्ड इस प्रकार के इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजीज जो कम्युनिकेशन में मिलिट्री लेवल पर प्रयोग होते हैं वो प्रोवाइड करे। चीन के मन में डर फिर से यही बैठ गया कि भाई अगर भारत और अमेरिका इस लेवल पे इंगेज कर रहे हैं कि अमेरिका हाईली इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है जिसको मैं भी टैकल नहीं कर सकता, तो ये बात तो तय हो रही है कि अमेरिका भारत का प्रयोग कर रहा है। और दूसरा अग्रीमेंट था जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस का। इस जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस का अग्रीमेंट, जिसको बेका कहते हैं, इस अग्रीमेंट के तहत बेसिकली अमेरिका ने ये बात बोली भारत को कि हम आपको एडवांस्ड सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करेंगे। आपकी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसको डे टू डे लेवल पर एडवांस्ड सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप ये चीज़ देख सकते हो कि चीन की गतिविधियाँ किस लेवल की हैं। ये अग्रीमेंट भारत के लिए बड़ा क्रूशल था, क्योंकि इस अग्रीमेंट के साइन करने के बाद जब भारत के सामने सैटेलाइट इमेजरी पेश हुई तो हमें मालूम चला कि चीन के अपने बॉर्डर के उस पार इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करना अगर आज शुरू करते हैं तो कम से कम 20 साल लगेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने फिर से 2017-18 से बॉर्डर लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर और अग्रेसिवली क्रिएट करना चालू कर दिया। और 2020 में भारत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और वो प्रोजेक्ट था दबरुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। दौलत बेग ओल्डी जो है, डीबीओ जिसको हम लोग मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं, वो एक हवाई पट्टी है। वो एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है जहाँ पर एक बड़ा जहाज़ उतर पाता है। और दौलत बेग ओल्डी का सिग्निफिकेंस ये है कि वो ऐसी जगह पर है कि वहाँ से हम अपने ट्रूप्स, जो हमारी सेना इस समय सियाचिन ग्लेशियर पे बैठी है, उसको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब दिक्कत क्या थी, आप सोच के देखिए। दौलत बेग ओल्डी पे भारत के पास ऑलरेडी एक हवाई पट्टी थी। हमारे लेह लद्दाख के एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ता था, दौलत बेग ओल्डी लैंड करता था। वहाँ पर हमारे ट्रूप्स जो सियाचिन ग्लेशियर पे हैं उनको सप्लाई और रीइंफोर्समेंट मिलती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारे सियाचिन में जितनी भी सेना डिप्लॉयड है
उसको कोई भी रीइंफोर्समेंट यदि पहुंचानी थी तो वो केवल और केवल दौलत बेग ओल्डी के हवाई पट्टी से ही पहुंच पा रही थी। बाय रोड जो है कोई रूट था ही नहीं अभी तक। 2020 में भारत ने लद्दाख में ले सिटी से लेकर एक सड़क बनाई जो कि दबरुक श्योक से होते हुए उन इलाकों से पार करते हुए दौलत बेग ओल्डी तक पहुंची। और इस रोड के बाद, जो कि एक ऑल वेदर रोड थी, यानी कि हर समय पूरा साल सर्दी हो गर्मी हो सब जगह पर ये रोड चलेगी, जब ये रोड बनी तो चीन को ये समझ आ गया कि ये रोड भारत के लिए एक गेम चेंजर है, ये हाईवे भारत के लिए एक गेम चेंजर है। क्योंकि इस हाईवे के बाद भारत सिर्फ दौलत बेग ओल्डी को बाय रोड एक्सेस नहीं दे सकता, बल्कि इस रोड के थ्रू वो अपनी मिलिट्री को भी अगर जरूरत पड़े तो डिप्लॉय कर सकता है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे ही इस रोड का उद्घाटन 2020 में हुआ, चीन ने उसी समय लद्दाख में एक फ्रंट खोल दिया और वहां पर उसने अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, सेना को बुला दिया और भारत के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में भिज गई। और दौलत बेग ओल्डी वाली ये सड़क, दबरुक श्योक दौलत बेग ओल्डी की ये सड़क को देख के चीन इतना बौखला गया कि उसने अपनी सेना को भारत के अंदर के इलाकों में भेजना शुरू कर दिया, और वो भी उन इलाकों में जहां पर पहले चीन कभी घुसा ही नहीं था, जैसे कि गलवान वैली के उस इलाके में भी चीन घुस बैठा, जहां पर वो एरिया उसने आज तक जीवन में कभी क्लेम नहीं किया था कि ये उनके परसेप्शन के हिसाब से उनका इलाका है। और तो और जून जुलाई के महीने में 2020 में गलवान वैली में आप जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में एक ऑफिशियल लेवल पर झड़प भी हो गई। भारत के कई सैनिक शहीद हुए, चीन के भी कई मरे। लेकिन दिक्कत क्या थी, जैसे ही ये हुआ दो समस्याएं क्रिएट हो गई। पहला कि एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झड़प हुई जिसमें मौतें हुई, और दूसरा कि चीन ने भरपूर मात्रा में अपनी ट्रूप्स को पूरे के पूरे लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय करने का लॉजिक ये था कि भारत को एक दबदबा बना के दिखाया जाए, हम आपको अब छोड़ेंगे नहीं। अब खेल को समझिए। आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत क्या बात बोलता है, भारत बार बार ये बोलता है कि चीन ने 1993 और 1996 के एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। 93 एग्रीमेंट का उल्लंघन उसने गलवान वैली में बल का प्रयोग करके, लड़ाई करके, झड़प करके किया, और 1996 का एग्रीमेंट का उल्लंघन उसने किया क्योंकि उसने भारी मात्रा में कैपेबिलिटी डिप्लॉयमेंट की, जो कि कैपेबिलिटी डिप्लॉयमेंट परमिटेड नहीं थी। दोनों देशों ने एग्रीमेंट के तहत बोला था कि हम नहीं करेंगे। इस रीज़न से 2020 से भारत ने एक रणनीति अपनाई कि हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया। हमने कहा कि चीन, आपने जो लद्दाख में किया है वो गलत है, आपको डी एस्केलेशन करना होगा, डिसएंगेजमेंट करना होगा और स्टेटस को एंटी को रीस्टोर करना होगा। हमने चीन को बोला कि उन सारे इलाकों में जहां पर अभी आपने अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है, जिसमें पैंगोंग है, गलवान है, जिसमें उस समय इसके साथ साथ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है, देपसंग है और देमचौक है, इन सारे इलाकों में जहां जहां पर आपने कैपेबिलिटी डिप्लॉय कर रखी है, पहले तो इसको हटाइए, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या हुआ, 2020 से दोनों देश डिसएंगेजमेंट टॉक्स में बैठने शुरू हुए। 2020 से लेकर 2024 तक कूटनीतिक लेवल पर, और सबसे बड़ी बात, इसके सवाए 2020 से 24 तक मिलिट्री के जो कोर कमांडर थे वो ग्राउंड लेवल पर चीन के साथ हर 2-3 महीने के बाद बैठ के डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की चर्चा करने लगे। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, देपसंग, पैंगोंग, इसके साथ साथ गलवान और देमचौक, इन सारी जगहों पर यह बात बोली गई बार बार चीन को, आपको पीछे जाना ही होगा। और अब आज की डेट में सवाए देपसंग और देमचौक को छोड़ के बाकी सारी जगहों से चीन वापस जा चुका है। जो अभी हाल ही में भारत के साथ एग्रीमेंट हुआ चीन का, उस एग्रीमेंट के तहत यही बात बोली गई कि चीन जो है उसने जितनी भी एरियाज को ऑक्यूपाई करके रखा था, देपसंग और देमचौक को छोड़ के बाकी जगहों से वो रिट्रीट कर चुका है। देपसंग और देमचौक के बारे में चर्चा चल रही है, वहाँ से भी वो ग्रेजुअली रिट्रीट कर जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारा इशू का पैटर्न क्या था। पैटर्न अब आपको क्लियर हो गया होगा। जब जब भारत अमेरिका के साथ प्रॉक्सिमिटी बनाएगा, तब तब चीन के मन में एक आशंका पैदा होगी, और आशंका ये होगी
कि अमेरिका भारत का प्रयोग करके मेरे साथ वेस्टर्न फ्रंट पे एक फ्रंट खोलना चाहता है, वहाँ पर ताइवान से लेके जापान कोरिया का प्रयोग करके वो ईस्टर्न फ्रंट खोलना चाहता है। यानी कि चीन के मन में बार बार आशंका ये रहती है कि मेरे लिए एक 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो है और मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत ने अभी तक ये चीज़ में अमेरिका का समर्थन किया है, लेकिन अमेरिका एक नाजायज़ नीच किस्म का देश है और वो किसी का नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इतना करने के बाद, भारत ने आपके इतने सहयोग के बाद, अमेरिका ने हमें क्या दिया? गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकवादियों को आपने पनाह दी। कनाडा का डस्टबिन ट्रूडो जो है उसको प्रयोग करके भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करी। विकास यादव को एक लेके आपने फेक नैरेटिव पैदा करा। क्या मिला आपको ये सब करके? और ये सब आपने क्यों किया? सिर्फ इसलिए, एक कारण के लिए कि भारत ने अपनी एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के तहत सिर्फ इतना बात बोली कि हम आपका समर्थन जो है रूस यूक्रेन के युद्ध में नहीं करेंगे। क्योंकि भारत ने सिर्फ इतनी बात बोली कि अगर रूस के साथ हम खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि रूस हमें तेल दे रहा है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यूक्रेन के अंदर आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है। हमने ना तो रशिया का पक्ष लिया ना यूक्रेन का, हमने तो सिर्फ बार बार ये बात बोली कि ये समय वॉर का नहीं है, हमें पीस मेंटेन करना है और उसका खमियाजा आप हमें ये दे रहे हैं। ये कहकर कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकवादियों को लेकर, डस्टबिन ट्रूडो से लेकर, इन जैसे लोगों का प्रयोग करके आप हमारी छवि खराब करेंगे, तो फिर भारत ने भी सोच लिया कि ठीक है, अगर आपको यही लगता है कि आप इस हैसियत और इस नीचपने पे गिर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। इस रीज़न से भारत ने लास्ट ईयर पहले तो रूस से बात करी, इस साल फिर भारत के प्रधानमंत्री रूस की एक विजिट पे भी गए और रूस की सहायता लेके हमने चाइना से एंगेजमेंट करते हुए अब ये जो ब्रेक थ्रू अचीव किया, इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज मिल गया। आप भारत को ग्रांटेड नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि जब आपका मन आएगा तो आप भारत का प्रयोग करेंगे और जब आपका मन आएगा आप हमें फेंक देंगे। भारत पाकिस्तान नहीं है यूज़ एंड थ्रो वाला। आप अपनी नीति और रणनीति क्लियर रखिए, क्योंकि ये चीज़ मत भूलिएगा कि अगर भारत, चीन, रूस अगर ये लोग इकट्ठे हो गए, आपकी पावर को नक्की करके साइड में रखने में 4 दिन नहीं लगेंगे। और आज की डेट में अमेरिका ये बात जानता है। तो ये जितनी भी हरकत अमेरिका ने पिछले 4 से 6 महीने में करी है, भारत ने अमेरिका के मुंह पे एक खींच के चांटा मारा है, जिससे 3 उंगलियां भी छपी हैं। एक रूस की उंगली, एक चीन की उंगली और तीसरी सबसे बड़ी उंगली कि हम आपको जो है अपने मैटर्स को डिसाइड करने की पावर नहीं देंगे। तो आने वाले समय में आप ये चीज़ को याद रखिएगा। 2 चीज़ें हैं। पहला, चीन डरता है भारत और अमेरिका की प्रॉक्सिमिटी से। तो जितना भारत अमेरिका एक दूसरे के साथ प्रॉक्सिमेट होकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, किसी भी ग्रुप में बैठेंगे, उतना चीन इरिटेट होगा। लेकिन अगर हम ये चीज़ इंश्योर करें कि चीन के साथ संबंध अपने खुद ही इंप्रूव कर लें, तो इसके थ्रू भारत अमेरिका पे भी चेक कर पाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई है कि जो बॉर्डर का मसला था वो कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे रिजॉल्व हुआ, और भारत और चीन और भारत और अमेरिका के बीच की फाइन बैलेंसिंग जो है कूटनीति की, वो क्या है। धन्यवाद।